नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश आईसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हो कि हम पेपर 3 की यूनिट 1 को स्टार्ट कर चुके हैं और पेपर 3 की यूनिट 1 को जब हमने स्टार्ट किया है तो उसमें एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 जो है हमारा था क्या? मापन, मात्रक एवं इकाइयाँ। यही अपना टॉपिक था और ये जो टॉपिक था अपना बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ से 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है और काफ़ी सारे प्रश्न अपन ने यहाँ से किए थे। हमने एक स्ट्रेटेजी को भी फॉलो किया था। फॉलो ये किया था कि हम सबसे पहले डीसी फैक्टर पढ़ रहे थे। डीसी फैक्टर पढ़ने के बाद हम उस पर संभावित प्रश्न देख रहे थे कि संभावित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। हमने संभावित प्रश्न देखे थे और संभावित प्रश्न देखने के बाद हमने कॉन्सेप्ट को देखा था, कॉन्सेप्ट किस तरीके से हो सकता है। फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन जो है देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है फॉर्मेट रहता है, ये हम पढ़ने वाले होते हैं। बट हम आपकी बार क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि टॉपिक नंबर 2 किसका? पेपर 3 की यूनिट 1 का, उसका नाम है ध्वनि। आपने सिलेबस तो ज़रूर ही देखा होगा क्योंकि आप एमपीपीएससी कर रहे हो और एमपीपीएससी में एक निश्चित सिलेबस डिसाइड है, मेंस का भी और प्रीलिम्स का भी। तो जब आप सिलेबस देखते हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि भैया ध्वनि ए नाम का जो चैप्टर है वो दे रखा है, ध्वनि का जितनी भी घटनाएं हैं वो दे रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन करेंगे। इसके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ध्वनि चैप्टर को। और ध्वनि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट में बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। हालांकि आपने प्रीलिम्स पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ लिए होंगे, फिर भी अपन इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है तरंग। क्या होती है तरंग? तो आपको ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्या होती है तरंग। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे मान लो एक एनर्जी है। ये क्या है? एक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है ये यहाँ से चलकर मान लो कहाँ जाना चाहती है, ये यहाँ से चलकर यहाँ जाना चाहती है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है वो कहाँ जाना चाहती है? इस साइड जाना चाहती है। ए पॉइंट पे ये थी और बी पॉइंट पे ये जाना चाहती है। और जब बी पॉइंट पे जाना चाहती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि भैया तरंग एक जगह से दूसरी ऊर्जा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है स्थानांतरित होगी। जब ऊर्जा का ये स्थानांतरण होगा, क्या होगा? ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो स्थानांतरण के कारण जो बीच में जो भी जगह पड़ती है, जो रास्ता पड़ता है, तो उस मार्ग में क्या करेगी? उस मार्ग में कोई ना कोई विक्षोभ उत्पन्न करेगी। विक्षोभ उत्पन्न करेगी यानी कि डिस्टरबेंस उत्पन्न करेगी। भैया मैं कहीं जा रहा हूं, मैं किसी भीड़ में से होकर जा रहा हूं, तो उस भीड़ को डिस्टरबेंस तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, जरूर होगा। तो इसी प्रकार से जब ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो क्या करती है? एक डिस्टरबेंस जरूर क्रिएट करती है। और वो जो डिस्टरबेंस होता है वो क्या करता है भैया? आपको प्रतीत होता है, दिखाई देता है या फील होता है। अब ये जो ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह गई तो क्या होता है? डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और इसी डिस्टरबेंस को हम एक नाम दे देते हैं। वो नाम क्या कहलाता है? वो नाम कहलाता है तरंग। तो तरंग क्या होता है? तरंग एक प्रकार की ऊर्जा का रूप होता है। ऊर्जा का वह रूप जिसमें क्या होता है? जिसमें ऊर्जा जो है क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है। ऊर्जा के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जो क्या बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अपन, ऊर्जा के स्थानांतरण के फलस्वरूप उत्पन्न विक्षोभ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उत्पन्न विक्षोभ ही तरंग कहलाता है। अब ये जो तरंग होती है वो कई तरीके की हो सकती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, भूकंपीय तरंग हो सकती हैं, भूकंपीय तरंगें हो सकती हैं, जल तरंगें हो सकती हैं, ध्वनि तरंगें हो सकती हैं,
और कौन सी तरंगे हो सकती हैं, तो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हो सकती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से तरंगे कई प्रकार की एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिए हैं। तरंग होती क्या है ये बता दिया है। अब देखो, होता यह है कि जब आपकी ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो जो विक्षोभ उत्पन्न करती है उसके आधार पर दो प्रकार की तरंगे होती हैं। तो तरंग के प्रकार कितने होते हैं? तरंग के अगर हम प्रकार पर जाएं तो तरंग के एक्चुअल में होते हैं दो प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहले होते हैं यांत्रिक तरंग और दूसरी होती हैं अयांत्रिक तरंगें। ठीक है, तो कितने प्रकार की तरंगें होती हैं? तो सर दो प्रकार की तरंगें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती हैं यांत्रिक तरंगें, दूसरी होती हैं अयांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगें जो होती हैं उनको संचरण के लिए क्या होती है, यानी इसमें संचरण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता लगती है। ऊर्जा बोल रहा हूं मैं, माध्यम की आवश्यकता लगती है। ठीक है, लेकिन जो अयांत्रिक तरंगें होती हैं उनमें माध्यम आवश्यक नहीं होता है, माध्यम आवश्यक बिल्कुल नहीं होता है। तो हमको क्या समझ में आया कि भैया तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं यांत्रिक तरंगे, एक होती हैं अयांत्रिक तरंगे। जो यांत्रिक तरंगे होती हैं उनको संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि अयांत्रिक तरंगे जो होती हैं उनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी वो तरंगे अलग तरीके की होंगी और संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी वो अलग प्रकार की तरंगे होंगी। अच्छा, यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? तो ये ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं या गैसीय पदार्थ भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये किस में भी गति कर सकती हैं? निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। आप बोलोगे हाँ सर निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। अच्छा, इनका एक और नाम क्या है? इनका अन्य नाम अगर आप देखोगे तो इनका अन्य नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे भी बोलते हैं। कौन सी तरंगे भी बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अयांत्रिक तरंगें निर्वात में गमन कर सकती हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकती हैं। इनके लिए ठोस द्रव गैस की जरूरत पड़ती है। और अब ये जो यांत्रिक तरंगें होती हैं उनका अगर आप एग्जाम्पल दोगे तो इसमें एग्जाम्पल क्या दोगे आप? एग्जाम्पल के रूप में आप देना ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंग, जल तरंग, भूकंपीय एस तरंग, पी तरंग, भूकंपीय तरंगे। तो ये क्या हो जाती हैं? ये आपकी यांत्रिक तरंगों के एग्जाम्पल हो जाते हैं। बट अयांत्रिक तरंगों में जब आप एग्जाम्पल दोगे तो यहाँ पर आप दोगे गामा तरंगे, गामा रेज जिसे बोलते हैं। एक्स रेज का एग्जाम्पल दोगे आप यूवी रेज का एग्जाम्पल दोगे और उसके अलावा आप इंफ्रारेड रेज का एग्जाम्पल दे सकते हो, दृश्य प्रकाश का एग्जाम्पल दे सकते हो। ये किस प्रकार की तरंगें होती हैं? अयांत्रिक तरंगें होती हैं। तो कितने प्रकार की तरंगें हो गई? दो प्रकार की तरंगें हो गई। अब सबसे पहले देखते हैं यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं आपको ये भी जानना जरूरी है। देखो ये ध्वनि वाला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में ध्वनि वाला चैप्टर जो है आपको पढ़ने से पहले आपको ध्वनि के बारे में जानना जरूरी है, और ध्वनि को जानने के लिए आपको सबसे पहले तरंग के बारे में जानना जरूरी है, इसलिए अपन तरंग के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आप देखोगे यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, क्योंकि अगला एक चैप्टर प्रकाश भी आता है, प्रकाश भी एक प्रकार की तरंग है, तो उसको भी पढ़ने के लिए अपन को तरंग चैप्टर तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। तो यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगे जिनको माध्यम आवश्यक है। अब हाल ही अपन पढ़ के आए माध्यम क्या है? आवश्यक है। ठीक है भैया, माध्यम आवश्यक है, आपको ये पता चल गया। अब आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो यांत्रिक तरंगे होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो सर ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, और दूसरी होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। कितने प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है,
तो कितने प्रकार की तरंगे होती हैं? आप आंसर करोगे 2 प्रकार की तरंगे होती हैं। एक होती हैं अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। और जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो आप क्या आंसर करोगे, जब क्या होता है ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। ऊर्जा कहाँ जाती है? एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, तो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यांत्रिक तरंगों में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो होता क्या है कि जो माध्यम के कण हैं, माध्यम के कण मान लो जहां पे माध्यम के कण है, ये माध्यम के कण हो गए, ये क्या हो गए? माध्यम के कण हो गए। तो ये जो माध्यम के कण होते हैं वो कैसे गति करते हैं? मान लो आपकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा की यानी कि तरंग की संचरण की दिशा इस तरफ है। दिशा किस तरफ है? इस तरफ आपकी दिशा जा रही है। तो आपकी जो कण होते हैं, माध्यम के कण हैं, वो कैसे गति करेंगे? ऊपर नीचे गति करते हैं, ऊपर नीचे गति करते हैं, ऐसे गति करते हैं। आपके कण कैसे गति कर रहे हैं? माध्यम के ऐसे गति कर रहे हैं, ऐसे गति कर रहे हैं। आपको समझ में आया? तो आपने ये चीज देखी कि भैया आपके जो कण हैं वो ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, यानी कि आपके जो तरंग की दिशा है वो इस साइड है और माध्यम के कंपन की दिशा ऊपर और नीचे है। कितने डिग्री? यानी कि परपेंडिकुलर हो गई कि नहीं हो गई? परपेंडिकुलर हो गई ना। तो आपके तरंग के संचरण की दिशा जिस तरफ है और आपके माध्यम के कण जो हैं तरंग की दिशा के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत जब गति करते हैं तो इस तरंग को कौन सी तरंग बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग के बारे में ये चीज क्यों याद रखनी है? ये चीज इसलिए याद रखनी है ताकि अनुप्रस्थ तरंगों को आप डिजाइन कर पाओ। तो अनुप्रस्थ तरंगों का जब आप फोटो बनाते हो या फिर कहीं पे भी आप डायग्रामेटिकली इनको शो करते हो, तो इनको कैसे शो करते हो आप? इनको ऐसे शो करते हो। कैसे शो करते हो? ऐसे शो करते हो। ये क्या है? अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल आपको दे देंगे। फोटो मतलब ऐसे डिजाइन करते हो। और वास्तव में ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे हैं। अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे जिनमें क्या होता है, माध्यम के कण जो है तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। ठीक है, तो तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। आपको ये चीज पता चल गई। अब उसके बाद देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे इसी के विपरीत होती हैं। इसमें क्या हो रहे थे, जो माध्यम के कण थे वो तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत गति कर रहे थे, लंबवत कंपन कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये जो कण होते हैं आपके, ये जो कण होते हैं आपके, ये क्या करते हैं? ये आपकी तरंग की संचरण की दिशा के ही समानांतर गति करने लगते हैं। कैसे? आपने ये कण पकड़ा, ये कण पकड़ा और इसको ऐसे ऐसे गति करवाओ, ऐसे 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 जब ये कंपन करते हैं, जब माध्यम के कण जो है वो कैसे कंपन करते हैं? तरंग की संचरण की दिशा के समानांतर तब गति करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। ये चीज आपको समझ में आई। बट इसे डायग्रामेटिकली कैसे समझाएंगे? तो डायग्रामेटिकली इसको समझाते हैं बिरनल और ऐसे सघनता, ऐसे। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया कि भैया इसमें क्या कर रहे हैं, जो माध्यम के कण हैं वो माध्यम के कण कैसे गति कर रहे हैं भैया? तरंग की संचरण की दिशा के समानांतर गति कर रहे हैं। और इसमें कैसे गति कर रहे हैं? इसमें लंबवत गति कर रहे हैं। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग आपको समझ में आया होगा। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो बेस्ट एग्जाम्पल आपको क्या देखने को मिलता है? जल तरंग आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है। उसके अलावा भूकंपीय पी तरंगे या एस तरंगे जो भी होती हैं उनको भी आप देख सकते हो, इसके अंदर रख सकते हो। अनुदैर्ध्य तरंगों का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है ध्वनि तरंग। क्या होता है? ध्वनि तरंग होता है। अच्छा, ये सब तो आपको पता चल गया कि भैया ये सब होता है, लेकिन डायग्रामेटिकली इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। होती वही चीजें हैं, इसलिए हम हमेशा इनका प्रयोग करते हैं समझने के लिए। किसी भी इसके गुण को समझने के लिए, तरंग के गुण को समझने के लिए हम इस डायग्राम का प्रयोग करते हैं, ना कि इसका। होती सब चीज सेम ही है। यहाँ पे ये जो चीज होती है इसे अपन क्या बोलते हैं? जब ये दूर दूर होते हैं कण तो इसको क्या बोलते हैं?
इसको हम बोलते हैं बिरलन। क्या बोलते हैं? बिरलन। ठीक है। और यहां पे जब होती हैं तो इससे क्या बोलते हैं? सघनन, यानी कि सघन हो जाती हैं यहां पे चीजें, बिरलन और सघन। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि भैया तरंगें क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं। अब एक और चीज आपको जानना जरूरी है, वो क्या चीज है आपको यहां पे बताऊंगा। डायग्रामेटिकली आपको पूरी समझ में आएंगी, फिर एक एक डेफिनेशन जो है अपन उसमें देखेंगे पीडीएफ में, तो वो वहां पे आपको याद हो जाएंगी, आप उसका टेंशन नहीं लीजिएगा, बस आप समझ जाइए एक बार। तो आप देखिए यहां पर क्या किया मैंने, एक तरंग ड्रॉ कर दी। चलो भैया तरंग ड्रॉ कर दी मैंने, तरंग मैंने ड्रॉ कर दी, और ये जो तरंग मैंने बनाई है, इस तरंग को आप देखोगे तो ये जो तरंग है वो इस प्रकार की बन गई है। अब इस तरंग में आप देखोगे तो आपका जो कण है वो यहां पर मान लो आपकी मध्यमान स्थिति में है। ये कण कहां पर है? आपका मध्यमान स्थिति में, यानी कि यहां पर है। और आपकी जो तरंग है वो किस तरफ गति कर रही है? इस तरफ गति कर रही है। और आपका कण जो है वो कैसे गति कर रहा है? ऊपर नीचे गति कर रहा है, ऊपर नीचे गति कर रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे गति कर रहा है, लेकिन अभी यहां पर है। अब या तो इसको अधिकतम ऊपर की ओर जाते हुए देखो आप, या फिर इसको अधिकतम नीचे की ओर जाते हुए देखो। तो जब आप इसको अधिकतम ऊपर की ओर जाते हुए देखो या फिर नीचे की ओर जाते हुए देखो, तो ये दूरी तय करेगा। ये जो कण है ये दूरी करेगा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आयाम। यानी कि कण की अधिकतम ऊंचाई, यानी कि तरंग की जो अधिकतम ऊंचाई जो ग्रहण करता है, तरंग जो अधिकतम ऊंचाई ग्रहण करती है, उस ऊंचाई पर जो कण स्थित होता है उसकी मध्यमान से दूरी क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। या फिर आप सिंपल भाषा में देखो, माध्य स्थिति से अधिकतम ऊंचाई क्या कहलाती है, या फिर अधिकतम गहराई क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। अब एक चीज आपको समझ में आ गई, पहली चीज आयाम क्या होती है। ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इसको टॉप लेवल को नाम दे दिया सरंग। क्या नाम दे दिया मैंने? इसको सरंग नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? सरंग नाम दे दिया। और ये जो है इसको मैंने क्या नाम दे दिया? इसको नाम दे दिया गर्त। तो क्या नाम हो गया? ये सरंग हो गया, ये गर्त हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक सरंग हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? सरंग हो जाएगा। और यहां पे अगर आगे बढ़ते जाएं तो यहां पर एक गर्त फिर से बन जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? गर्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से सरंग और गर्त बनते चले जाएंगे। अब मैं एक बात और बताता हूं, दो क्रमागत सरंगों या फिर दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लैम्डा। सर ये लैम्डा क्या होता है? लैम्डा एक्चुअल में जो है, एक मिनट रुकिएगा, है ना, हाँ, तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि भैया दो क्रमागत सुरंगों के बीच की या दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा होता क्या है? लैम्डा एक्चुअल में होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ को किस में नापते हैं? लैम्डा बोल देते हैं। वेवलेंथ जो होती है, ये वेवलेंथ जो है लैम्डा से दर्शाते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग में इसको नापते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब उसके बाद ये जो कण है, ये जो कण आपका एक गति करता है, एक बार ऊपर गया फिर एक बार नीचे गया, तो ये क्या कहलाता है? एक कंपन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक कंपन कहलाता है। तो जब एक बार ऊपर गया फिर एक बार नीचे आया तो क्या हो गया भैया? आपका ये जो कण है, ये जो कण है माध्यम का कण है, एक बार ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर एक बार नीचे आया, तो ऊपर जाने के बाद नीचे आया तो क्या हो गया? एक कंपन पूरा हुआ। तो क्या होता है? अपनी मध्यमान स्थिति से जब वो गति करता है, मध्यमान स्थिति से गति करते हुए ऊपर और नीचे की तरफ गति जब करता है तो क्या करता है? एक कंपन पूरा करता है। तो कंपन करता है। अब क्या करते हैं अपन? इस मध्यमान स्थिति से एक कंपन अपन ने बता दिए कंपन करना क्या होता है। तो एक बार ऊपर जाना फिर नीचे आना फिर ऊपर जाके यहीं पर रुक जाना, ये क्या कहलाता है? एक कंपन कहलाता है। अब एक सेकंड में कोई कण है, एक सेकंड में ये जो कण है वो कितने कंपन कर पाता है? एक सेकंड में
कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? एक सेकंड में कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? ये कहलाती है आवृत्ति। क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। ये आपको पता चला। आपको क्या क्या चीज पता चली? आयाम क्या होता है, मतलब ऊपर कितनी हाइट तय की है या फिर कितनी गहराई तय की है, यही क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। ये जो ऊपर वाले भाग होते हैं उन्हें सुरंग बोलते हैं, नीचे वाले भाग होते हैं गर्त बोलते हैं। ठीक है, जो सुरंगों के क्रमागत सुरंगों या क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसे लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं, और लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ, और वेवलेंथ को आर्मस्ट्रॉन्ग में नापते हैं। ठीक है, आपको ये चीज पता चली। फिर इसके बाद मैंने बताया कि भैया ये जो कण है वो एक बार ऊपर जाए, फिर जाके नीचे जाए, फिर उसके बाद दोबारा अपनी स्थिति में वापस आ जाए, तो ये क्या कहलाता है? एक कंपन कहलाता है। और एक सेकंड में इतने कंपनों की संख्या क्या कहलाती? आवृत्ति कहलाती। कितने कंपन एक सेकंड में ये कण कर सकता है, वही क्या कहलाती है? इसकी आवृत्ति कहलाती है। कुछ कण होते हैं जो कुछ तरंगों में कण जो होते हैं एक सेकंड में ज्यादा गति कर लेते हैं, ज्यादा ऊपर नीचे कंपन कर लेते हैं, तो जो आवृत्ति है वो संख्या अधिक हो जाती है। जिसमें कम होते हैं उसमें आवृत्ति कम होती है, और जो आवृत्ति होती है उसको काय में नापते हैं? उसको हर्ट्ज में नापते हैं। किस में नापते हैं? आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। और आपको ये भी पता है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगों को अपन क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। उससे नीचे की अपश्रव्य तरंगें, ऊपर की पराश्रव्य तरंगें होती हैं, आप सबको पता है। ठीक है, चलो, तो आपको क्या समझ में आ गया? आवृत्ति समझ में आ गई। अच्छा, अब एक कंपन में कितना समय लगता है इसको? जैसे ये कण है, ये कण एक बार ऊपर की ओर गया, फिर उसके बाद नीचे की ओर गया, नीचे गर्त तक, फिर उसके बाद अपनी स्थिति पे आया, तो एक कंपन में लगा हुआ समय, एक कंपन में लगा हुआ समय कितने? एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है? एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें पता चल गई भैया? आपको आयाम पता चल गया, आपको सुरंग क्या होते हैं, गर्त क्या होते हैं, आवृत्ति क्या होती है, कंपन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, और वेवलेंथ क्या होती है, इन सब के बारे में आपको पता चल गया। अब आते हैं अपन ध्वनि पे, और ध्वनि में ये सारे गुण होंगे। देखो, एक्चुअल में ध्वनि भी क्या होती है? एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग होती है। क्या होती है? एक प्रकार की अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। तो ध्वनि क्या है? आपको अगर मैं बताना चाहूं 2-3 शब्दों में, तो ध्वनि क्या है? ध्वनि वाला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है अपना। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि एक्चुअल में तरंग, ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग के रूप में संचरित होती है। किस रूप में संचरित होती है? तरंग के रूप में संचरित होती है। ये आपको पता चल गया भैया, तरंग के रूप में आपकी ध्वनि जो होती है वो संचरित होती है। जब आपकी ध्वनि तरंग के रूप में संचरित होती है तो क्या होता है? आपकी जो ध्वनि होती है वो तरंग बन जाती है। तो किस प्रकार की तरंग होती है? यांत्रिक। परंतु यांत्रिक तरंगों में कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कैसी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कैसी तरंग होती है? यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब क्या है कि माध्यम के कण जो होते हैं वो आगे पीछे गति करते हैं। जैसे मैंने बोला कोई चीज, मैंने अगर बोली तो जो हवा है आपके और मेरे बीच में, या फिर जो माइक है और मेरे बीच में, ये जो हवा है ये माध्यम हो गई। जैसे मैंने कोई चीज बोली तो भैया ये क्या हो गई? ये बीच में हवा हो गई, और हवा हो गई जब बीच में, तो क्या हुआ? आपके यहाँ पे ये सुनने के लिए जगह है। ठीक है, तो हवा जो है क्या हो गई? माध्यम हो गई। और ये जो माध्यम के कण होते हैं अनुप्रस्थ तरंग में, अनुदैर्ध्य तरंग में, वो कैसे गति करते हैं? आगे पीछे। तो मैं अगर बोल रहा हूं तो ये जो हवा के कण है, मान लो ये आगे पीछे गति कर रहे हैं। कैसे गति कर रहे हैं? आगे पीछे गति कर रहे हैं। इतना आपको क्लियर हुआ? तो ध्वनि कैसी तरंग होती है? यांत्रिक तरंग होती है, एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है। अब ये जो ध्वनि होती है, ध्वनि कितने प्रकार की? अच्छा, ध्वनि को आप सुन सकते हो, आपको ये तो पता चल गया।
ध्वनि को कैसे सुन सकते हैं? अब ध्वनि जो होती है दो प्रकार की होती है, सॉरी 3 प्रकार की होती है। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? आवृत्ति के आधार पर ध्वनि 3 प्रकार की होती है। किसके आधार पर? आवृत्ति के आधार पर। आवृत्ति अभी हाल आपको मैंने बताया था क्या होता है। तो आवृत्ति के आधार पर आपकी ध्वनि 3 प्रकार की होती है। एक होती है अवश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य ध्वनि या फिर तरंग बोल दो, श्रव्य ध्वनि और एक पराश्रव्य। अब सर ये आवृत्ति के आधार पर होते हैं तो इनकी आवृत्ति क्या क्या होती है? आप लोग प्रीलिम्स में पढ़ के आए हो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 से अधिक की हर्ट्ज, ये होती हैं। जो अपश्रव्य तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं? बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं वस्तुएं होती हैं उनसे उत्पन्न की जा सकती हैं अपश्रव्य तरंगे। और ये जो अपश्रव्य तरंग होती हैं, जैसे भूकंप उत्पन्न हुआ उससे उत्पन्न होंगी अपश्रव्य तरंगे, पहाड़ों से, चट्टान के गिरने से, इनसे क्या होती हैं? अपश्रव्य तरंगों की उत्पत्ति होती है। ये 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं, इनको मनुष्य नहीं सुन सकता है। ये जो तरंगे होती हैं इनको चींटी और छोटे जानवर जो होते हैं, बरबूटा जैसे जानवर, वो क्या कर सकते हैं? इन्हें सुन सकते हैं। और ये जो अपश्रव्य तरंगे होती हैं इनका उपयोग किस में किया जाता है? तो इनका उपयोग किया जाता है अनुमान लगाने में किसी चीज का, जैसे कोई प्राकृतिक घटना होने वाली तो उसके अनुमान में इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद श्रव्य तरंगे क्या होती हैं? श्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। ये तरंगे मानव द्वारा सुनी जा सकती हैं और इन तरंगों को जो है आप देखोगे तो ये तरंगे किस रूप में यूज होती हैं? तो ये तरंगे आपको बोलने चालने में यूज होती हैं। फिर इसके बाद पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? तो पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से आवृत्ति की अधिक तरंगे होती हैं। और ये जो तरंगे होती हैं इनको मनुष्य फिर नहीं सुन सकता। फिर इन्हें कौन सुन सकता है? तो फिर इन्हें कुत्ता और बिल्ली सुन सकते हैं। आप कुत्ता को पराश्रव्य तरंगों में बोलो, ए कुत्ते इधर आ, तो पराश्रव्य तरंगों में अगर उसको बोला, आपको तो बोलना नहीं आएंगे, लेकिन एक गाल्टन की सीटी होती है, जैसे विसल बोलते हैं, साइलेंट विसल, क्या बोलते हैं? गाल्टन सीटी। गाल्टन नाम के व्यक्ति ने विकसित की है गाल्टन सीटी, या फिर साइलेंट विसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइलेंट विसल बोलते हैं। तो साइलेंट विसल जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है इन पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करने के लिए, जिससे अपन कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं। और ये गाल्टन की सीटी जो है पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करके उसको कुत्ते को जो सुनाई देती हैं तो कुत्ता तंग हो जाता है, तो फिर उसके बाद बात मानने लगता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि भैया ऊर्जा ध्वनि क्या होती है? ध्वनि के प्रकार लिखिए। तो आप ध्वनि के बारे में बताओगे। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग के रूप में संचरित होती है। ये यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, 3 प्रकार की होती है। आवृत्ति के आधार पर एक अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य तीनों की विशेषताएं बताओगे और पराश्रव्य तरंगों के उपयोग भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब अपन चलते हैं पीडीएफ की ओर। ठीक है, तो पीडीएफ की ओर चलते हैं और आपको पीडीएफ हम जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, खुल जाओ भैया पीडीएफ। चलो भाई, सुजीत सर ये रहे सेकंड क्लास से, खुल गई। चलो, तो हमारे सिलेबस में क्या दे रखा है? हमारे सिलेबस में दे रखा है सबसे पहले ध्वनि की परिभाषा, प्रसार और माध्यम, फिर उसके बाद श्रव्य, अश्रव्य और ध्वनि, शोर और संगीत। अब ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि भैया तरंग होती क्या है, तभी तो अपन ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। तो तरंग के बारे में आपको सारी चीजें क्लियर हुई? एक बार मुझे कमेंट करके बता दो। अब अगर सारी चीजें क्लियर हो गई तो अपन आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपन अब डीसी फैक्टर पे जाएंगे। अच्छा, उससे पहले कॉन्सेप्ट करना चाहिए क्या? नहीं, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले डीसी फैक्टर ही कंप्लीट करते हैं। तो डीसी फैक्टर में आप देखोगे तो चलो आगे बढ़ेंगे। आपको मिलेगा सबसे पहला क्वेश्चन तरंग का। आपको मैंने क्या बताया था?
आपको मैंने बताया था कि भैया ऊर्जा है, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और जब ये जाती है तो उसके कारण विक्षोभ उत्पन्न होता है। तो विक्षोभ उत्पन्न होता है तो उसे क्या बोला जाता है? तरंग बोला जाता है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि तरंग दो प्रकार की होती हैं, एक जिसे माध्यम की आवश्यकता होती है, दूसरा जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जिसे माध्यम की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं यांत्रिक तरंग और जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे बोलते हैं अयांत्रिक तरंग या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग। यहां तक अपन ने देखा था। अच्छा, यहां से एक 3 मार्कर फिर बनेगा जिसका नाम है यांत्रिक तरंग। अब यांत्रिक तरंग क्या होती है? वह तरंग जिसको माध्यम की आवश्यकता होती है। वह तरंग जिसको माध्यम की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंग कहलाती है, पहला पॉइंट। दूसरा, उदाहरण के तौर पर ध्वनि तरंग, जल तरंग और भूकंपीय तरंग, आपको ये भी बताया मैंने। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके लिए माध्यम ठोस, द्रव या फिर गैस तीनों चल सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो यांत्रिक तरंगें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं अनुप्रस्थ तरंग और एक होती हैं अनुदैर्ध्य तरंग। जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं और जो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं वो अपन आगे देखेंगे, बट एक नोट करके मैंने बात लिखी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? कि यांत्रिक तरंगें जो होती हैं उनके संचरण के लिए माध्यम के 2 गुण आवश्यक होते हैं। तो मान लो आपकी जो यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंगों की गति के लिए किसकी आवश्यकता जरूर होती है? माध्यम की। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है। अब माध्यम के 2 गुण जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कौन से 2 गुण होते हैं? पहला होता है माध्यम की प्रत्यास्थता और दूसरा होता है माध्यम का जड़त्व या फिर माध्यम की स्थिति। अब दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, माध्यम की प्रत्यास्थता पर और माध्यम के जड़त्व पर। देखो, माध्यम की प्रत्यास्थता जितनी अधिक होगी उतना क्या होगा भैया? माध्यम में आपकी चाल जो होगी किसकी? ध्वनि की, वो अधिक होगी या फिर किसी भी तरंग की अधिक होगी। अच्छा, अनुदैर्ध्य तरंगों पे ज्यादा डिपेंड। देखो मैं बताऊं आपको, जैसे आप बोलते हो कि भैया आपकी जो ध्वनि की चाल है वो किस में सर्वाधिक होनी चाहिए? वायु में होनी चाहिए, पर होती काय में है? स्टील में होती है। क्यों होती है स्टील में? स्टील में इसलिए होती है क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। आप रबड़ में भी अगर देखोगे, आप बोलोगे रबड़ में प्रत्यास्थता नहीं होती है, रबड़ में होती है इलास्टिसिटी। रबड़ में क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है। जबकि प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है? किसी भी एक वस्तु को अपन छोड़ दो, उसके बाद वो स्वयं अपनी स्थिति में आ जाए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रबड़ की प्रत्यास्थता कम होती है जबकि स्टील की प्रत्यास्थता अधिक होती है। इसलिए प्रत्यास्थता अधिक होने के कारण जो तरंग है उसकी गति उसमें अधिक होती है, ध्वनि तरंग की गति अधिक होती है। और माध्यम के जड़त्व पर भी ये डिपेंड करती है, ये चीज भी अपन को पता चली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है आपको ये बताऊं। तो अनुप्रस्थ तरंग आप देखोगे तो अनुप्रस्थ तरंग माध्यम के घटकों का कंपन जब लंबवत होता है। माध्यम के घटक का मतलब क्या है? माध्यम के घटक का मतलब है या तो परमाणु हूं या अणु हूं या कण हूं या फिर क्या हो? आयन हूं। घटक कुछ भी हो सकता है माध्यम का घटक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। परमाणु, अणु, कण, आयन कुछ भी हो सकता है। तो माध्यम के घटकों का कंपन जब लंबवत होता है तो उसे कौन सी कहते हैं अपन? उसे कौन सी चीज कहते हैं अपन? उसे अपन कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। ऐसे आप ऐसे देखिएगा, ऐसे ये आपके कण जो है इस प्रकार गति करेंगे तो ये कौन सी तरंग कहलाएगी? अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगी। उत्पन्न कैसे होती हैं? तो ये ठोस या फिर तनाव युक्त डोरियों से या फिर द्रव के पृष्ठ से उत्पन्न होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जल तरंग, भूकंपीय ऐश तरंग, इनका प्रयोग करते हैं। अच्छा, इनमें ध्रुवण परिघटना हो पाती है क्या? हाँ, हो पाती है। ध्रुवण परिघटना क्या होती है? आपने ऐसे छोड़ी तरंगों को, छोड़ी, उसके बाद ये तरंग एक ही दिशा में फैल जाएंगी पूरी की पूरी। पर इनको अगर अपन को एक ही दिशा में समेटना है तो ध्रुवण करना पड़ेगा। मतलब किसी भी सोर्स से जो तरंगें निकली हैं वो ऐसी निकली हैं, वो फैल रही हैं, तो उनको एक ही दिशा में अपन मोड़ सकते हैं क्या? तो बिल्कुल मोड़ सकते हैं। कौन सी वाली तरंगों को केवल मोड़ सकते हैं? अनुप्रस्थ तरंगों को। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण परिघटना नहीं होती है। आप यहां पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अनुदैर्ध्य तरंगें वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण जो होते हैं या माध्यम के
घटक जो होते हैं वो कंपन करते हैं समानांतर। किसकी? तरंग की दिशा के समानांतर ही गति करते हैं। संचरण ठोस तरल वायु में करते हैं। फिर उसके बाद उदाहरण के लिए आप देखो, ध्वनि, भूकंपीय पी तरंगे, ये इसका एग्जाम्पल है। और इसमें क्या हो सकता है? ध्रुवण नहीं हो सकता है। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी भैया क्या क्या होता है। अब उसके बाद आगे हम पढ़ने वाले हैं कंपन की कला और उसके बाद आयाम। ये सारी चीजें आपको मैंने बताई हैं थोड़ी देर पहले ही, इनको आप थोड़ा सा मेमोराइज कीजिए, आपको सारी की सारी चीजें पता चलेंगी। और थोड़ा सा 1 मिनट आप इस को देखिए, मैं पानी पी लेता हूं।